दोस्तों, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए, मैं एक्चुअली ओशो का बहुत बड़ा भक्त रहा हूं। मैंने उनके दर्शन शास्त्र की कम से कम 300 से 400 किताबें पढ़ी है किसी उम्र विशेष में। तो उनका तरीका है कि मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सभी के अंदर परमात्मा है। ये हमारा सनातन नियम है, हमारा धर्म है। इसलिए किसी को कोई करे या ना करे, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है तो प्रणाम कर लेना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो मैंने महसूस किया, मैं वो बात करूंगा। इस विषय पे मैंने 26-27 मिनट की अभी 2-3 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। कल वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली है, लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत छोटे सूत्र में वहां पे दे पाया। तो मैंने जानबूझ के कि मैं कुछ लोगों के साथ 10, 20, 25, 50 लोगों के सामने बैठूंगा और मैं वहां चर्चा करूंगा, तो मुझे लगता है कि लोगों में ज्यादा आकर्षण होगा और वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, कुएं मेंढक नहीं बनेंगे। कहने का मतलब कि ज्योतिष को सिर्फ धर्म तक मत सोचिए, है ना। इसलिए तो दोस्तों, जो मैं कुछ बातें पहले आर्यभट्ट के ऊपर कह देता हूं। दोस्तों, आज से करीब 1600-1700 साल पहले गुप्त काल में, जो हमारी गुप्त काल है, गुप्त एरा है, लगभग इस परिवार का 450 साल के करीब राजपाट रहा है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये राजे महाराजे हुए हैं। उस समय में एक हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन मैंने आर्यभट्ट जी की जिन किताबों को गौर किया, उनका नाम है आर्यभट्ट संहिता और बृहद संहिता, है ना। इनमें इन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये 476 से लेके 550 ईस्वी तक थे। ये इनका जन्म और मृत्यु काल आपको गूगल पे, विकिपीडिया वगैरह में मिल जाए। 476 से लेके 550 एडी, है ना। तो लगभग आज से 1600-1700 साल पहले उन महान व्यक्तित्व ने, वैज्ञानिक ने, दार्शनिक ने, ज्योतिषाचार्य मिस्टर आर्यभट्ट ने जो लिखा है उसको समझिए। उन्होंने गणित की बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी है, जो कि ज्योतिष के साथ साथ हमारे स्कूल कॉलेज में आज भी इस्तेमाल होती हैं। बहुत सी थ्योरी जो विदेशों की हैं, वो आज तक इस्तेमाल भी नहीं हो रही हैं, स्कूल में पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन उनको कहीं अप्लाई करने की बच्चे को पूरे जीवन जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब उसको छोड़िए। अब जो मैं कहना चाहता हूं उस प्रकार से समझिए कि आज से सैकड़ों साल पहले आर्यभट्ट ने किताब के रूप में ये सूत्र लिख के दिए। उनमें से बृहद संहिता और आर्यभट्ट संहिता इस समय उपलब्ध पहली किताब है, जो कि कब लिखी गई है? 476 एडी से 550 एडी के बीच में। कि शुक्ल पक्ष ये होगा 15 दिन का, कृष्ण पक्ष ये होगा 15 दिन का, है ना। दिन के इतने घंटे होंगे, रात के इतने घंटे होंगे। सूरज की दूरी हमसे इतनी है, सूरज का साइज ये है, चंद्रमा की दूरी ये है, बृहस्पति का साइज ये है, बृहस्पति की इतनी दूरी है। इसके अलावा सूरज ग्रहण किस हालात में, किस ग्रह कंडीशन में, किस डिग्री पे होगा, मतलब किस अक्षांश या रेखांश में होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, है ना, उसको भी छोड़िए। आर्यभट्ट संहिता और बृहद संहिता में क्लियर लिखा हुआ है 1 हफ्ते में 7 दिन होंगे। ठीक है। आज तक इतने वैज्ञानिक 1700-1600 सालों में पैदा हो गए, कोई 7 दिन को 8 दिन नहीं बना पाया है। इस बात को समझिएगा। यानी कि हमारे ऋषि मुनि पुराने जमाने में, जब जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो सिर्फ ऋषि मुनि नहीं थे भैया, वो उस जमाने के आज से ज्यादा आधुनिक वैज्ञानिक थे। इस बात को समझिए। नासा हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके जब ग्रहण होता है तो उससे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले डिक्लेयर करता है कि ये कंडीशन में ग्रहण होने वाला है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कब लिखा? अब उन्होंने भी इसी तरीके से ये सारी एनर्जी, ग्रहों की रफ्तार, चाल को कैलकुलेट किया, क्योंकि गणितज्ञ भी थे। और ये सब, अगर ये तो एस्ट्रोनॉमी है ना, इसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हजारों साल पहले। अब इस बात को भी छोड़िए, मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये सिर्फ गुप्त एरा की है, यानी कि
आज से 1600-1700 साल पहले। मैं इससे भी ऊपर जाता हूं मेरे भाइयों, महाभारत के विषय में, है ना, हमारे आज भी लोग कहते हैं महाभारत नामक पुस्तक में, है ना, कुछ लोग मैथोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इतिहास है वो हमारा। उसमें भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने बाणों की सैया, जिसको सरसैया नाम दिया गया, है ना, उसमें वो गिर गए, लेकिन उनको ईश्वर परमात्मा अपनी माता गंगा जी से आशीर्वाद था कि तू जब चाहेगा, जब तेरी मौत होगी। तो आप ध्यान करिए, उस समय दक्षिणायन चल रहा था जब उनके ऊपर तीर छोड़े गए, यानी कि वो घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु उत्तरायण में, पॉइंट समझिएगा। और महाभारत के लिए आज के समय में 5000 से ज्यादा साल बोले जाते हैं, इस बात को समझिए, यानी कि 5000 साल पहले भी हमारा विज्ञान कितना अच्छे लेवल का था। तो भीष्म पितामह ने आज से 5000 से भी ज्यादा साल पहले अपनी मौत को रोक के रखा, यम को अपने पास फटकने ना दिया, और उत्तरायण में, यानी कि उनको उत्तरायण दक्षिणायन, है ना, उत्तरायण जनवरी में होता है, सॉरी दिसंबर में, है ना, दक्षिणायन गर्मियों में होता है, आपको पता ही होगा। और फिर कहा जाता है कि उत्तरायण में मृत्यु होगी तो परलोक, मतलब कि परमात्मा के पास जाने का मौका मिलेगा। अब इसको देखिए वास्तुशास्त्र से समझ लीजिए, अब इस बात को मैं वास्तुशास्त्र से साबित करूंगा। साउथ को वो लोग, मतलब दक्षिणायन है तो वो यम की दिशा कहते हैं। मेरे कुछ भाई यहां वास्तु के ज्ञानी बैठे होंगे, है ना, दक्षिण दिशा में यम है, इस बात को समझिए। यानी कि ये विज्ञान पे हमारे पुराने समय में हमारे वैज्ञानिकों ने, जिनको ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी, इस बात को समझिए। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गर्व का अनुभव कराना चाहता हूं, और मैं गर्व का अनुभव करता हूं कि हम जिस देश में, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस सनातन में, हम बहुत वैज्ञानिक हैं। क्योंकि आज के समय में जब भी कभी आधुनिक विज्ञान से कोई एक्सपेरिमेंट निकल के आते हैं ना, तो वे सिर्फ सनातन धर्म से आते हैं। अब यहां पे एक और बात मैं कह दूं, सनातन धर्म का मतलब है भारतीय। सनातन धर्म में बुद्धिज्म, बहुत से आजकल बुद्ध के चेले फर्जी लोग हैं, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैनिज्म, सिखिज्म, ये हमारे एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, इस बात को समझिए। इन सब में आपको कुछ ना कुछ सूत्र मिलेंगे। अब मैं इसी में एक और बात करता हूं, महाभारत से भी कई हजार साल पहले, महाभारत से भी कई हजार साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, किष्किंधा कांड। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या लिख के दिया है, हम समझ ही नहीं पाए। किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में जाके पढ़िए। वहां पे राम जी जब किष्किंधा पर्वत पे पहुंचते हैं और बानरों की, सुग्रीव की, हनुमान से मिलते हैं और उनकी मदद लेते हैं, उस समय विशेष पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक गुफा है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इस गुफा को हम कुछ समय तक रहने के लिए स्थान बनाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि इसका ईशान खुला हुआ है और हवादार है। अब बताइए, हमारा वास्तु आज के समय में क्या कहता है कि ईशान खुला होना चाहिए, है ना, ईशान हवादार होना चाहिए, ईशान साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, यही कहता है ना। तो अब ये बताइए, रामायण के लिए, भगवान राम के जन्म के लिए लगभग लगभग हम अगर काउंटिंग करते हैं तो 7000 से भी ज्यादा साल पहले चले जाते हैं। यानी कि ये विद्याएं आज की नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की हुई है। मैं यहां आपको स्थापित सत्य बोलता हूं। अब ज्योतिष पे आ जाइए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम से संबंधित जन्म के गोचर ग्रह वाल्मीकि रामायण में दर्ज है, इस बात को समझिए। वाल्मीकि रामायण में वो भी दर्ज है। यानी कि उस समय विशेष पे हमारे यहाँ ज्योतिष भी था, हमारे यहाँ वास्तु भी था, यानी कि हमारे यहाँ बहुत हाई लेवल के वैज्ञानिक थे। लेकिन ये समय के
माहौल में हमारे देश पे लगभग 600-700 साल मुगलों की गुलामी, है ना, अंग्रेजों की गुलामी भी रही। तो इस समय हमारे बड़ों ने एक्सपेरिमेंट करने छोड़ दिए, हम लोगों ने अपने सनातन की किताबों को ही त्याग सा दिया पढ़ाने। अब दूसरी बात आइए, भागवत पुराण, देवी पुराण, यजुर्वेद, सामवेद, सभी में वास्तु और ज्योतिष के कुछ ना कुछ सूत्र दिए हुए हैं। आप पढ़िए, हम पढ़ते ही नहीं है। इस बात को सुनिए। अब दोस्तों, आर्यभट्ट के बाद आर्यभट्ट ने लिखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे ऐसे घूमती है ना। ये फिलहाल उनकी किताबें हमारे काल में उपलब्ध हैं। बृहद संहिता, मैं इसलिए उनकी बातें कह रहा हूं। और रामायण वगैरह में अलग तरीके से लिखा गया है ना, महाभारत में अलग तरीके से लिखा गया। अब उसमें क्या है कि सैकड़ों पेजों को उल्टेंगे पलटेंगे, 2 सूत्र मिलेंगे, कहीं 1 सूत्र मिलेगा, है ना। लेकिन ये 1600-1700 साल पहले आर्यभट्ट जी की लिखित हुई किताब बृहद संहिता और आर्यभट्ट संहिता आज भी उपलब्ध है। मार्केट से आप खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी मिलती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, वो आप देखिए। अब दोस्तों, आर्यभट्ट ने 1700 साल पहले जो लिखित सूत्र दिए वो हमारे पास बड़ी अच्छी मात्रा में और साफ सुथरी मात्रा में है। उन्होंने ही लिखा कि अंधेरा क्यों होता है, पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, दिन क्यों होता है ना। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 7 दिन का 1 सप्ताह। अब देखिए इस बात को, अंग्रेजों के आज के समय में उन्होंने 365 दिन फिक्स कर दिए। और क्या आपको मालूम है, 300 हमारे भारतीय सिस्टम के अनुसार 365 दिन और लगभग 6 घंटे कुछ मिनट का टाइम है, पृथ्वी सूरज का पूरा चक्कर लगाती है ना। इस बात को समझिए। अंग्रेजों ने क्या बनाया, नए नए आज के साइंटिस्टों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बना दिए, और वो भी हमारे सोमवार से इतवार तक के संडे मंडे ही नाम रख के चुप हो गए। यानी कि उन्होंने हमें कॉपी किया है और हम अपने बड़ों को खुद कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। हमें डूब के मर जाना चाहिए। हम अपने बड़ों को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने हमारे बड़ों को कॉपी किया है। और वो गधे पूरी तरीके से हमारे बड़ों को कॉपी नहीं कर पाए। वो शुक्ल पक्ष पे क्या लिख रहे हैं, कृष्ण पक्ष पे क्या लिख रहे हैं, उन्होंने सुबह सूर्य उदय और रात को सूर्य अस्त को दिन मान लिया। और हमारे यहां सूर्य उदय के बाद तिथि बदली तो तिथि घट गई, बढ़ गई, है ना। सूर्य उदय से पहले तिथि हुई। हमारे यहाँ बहुत गहन चिंतन से, बहुत बारीकी से लिखा गया है। जो उन्होंने 1 सेकंड बनाया है ना, उस सेकंड के भी और 50 टुकड़े हमारी कैलकुलेशन में आर्यभट्ट को पढ़िए आप। इस बात को समझिए। अब दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा था, अब मैं आ जाता हूं आर्यभट्ट के साथ साथ और पे। देखिए दोस्तों, धरती से सूरज की दूरी 148 मिलियन किलोमीटर है, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख किलोमीटर। आप इस बात को समझिए। ये सब मैं ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढ सकते हैं। सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 1 लाख, माफ करना, 148 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख किलोमीटर। आप लगाइए कितनी दूरी है। अब दूसरी बात पे आइए, पृथ्वी जैसे ग्रह, पृथ्वी भी आपकी ग्रह है, लेकिन हम इसको ज्योतिष में काउंट नहीं करते हैं, वो भी राज खोल दूंगा। पृथ्वी जैसे 109 ग्रह सूरज में समा जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा स्पेस सूरज पे बच जाएगा। इतना बड़ा है सूरज पृथ्वी से, है ना, और इतनी दूरी है। अब यहां पे आप एक बात मुझे बताइए, 365 दिन में पृथ्वी घूमती है, 365 दिन, कितनी स्पीड में घूमती होगी? पहले तो आप ध्यान करिए, 148 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज, और फिर उसके चारों तरफ इतनी ही दूरी के माध्यम से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। इस बात को समझिए। तो पृथ्वी की गति कितनी है? मैंने जब हिसाब लगाया, 27.7 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि पूरी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो प्रति घंटा 1620 किलोमीटर आती है। आप जिस पृथ्वी पे बैठे हुए हैं ना,
ये पृथ्वी 1620 किलोमीटर प्रति आवर घंटे से दौड़ रही है, आपको पता भी नहीं है, आपको महसूस भी नहीं होता। अब ध्यान करिए कि ये पृथ्वी ब्रेक लग जाए, आप 100, 125, 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं ना और ब्रेक मारते हैं ना, तो क्या होता है? इस पृथ्वी को 1600, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूं 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे दौड़ रही है, और इसमें ब्रेक लग जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के ही टुकड़े हो जाएंगे। ये देखो प्रकृति है, ये है उस परमात्मा की बनाई हुई चीजें, हम कभी मुकाबला नहीं कर सकते। आज हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, यहां बैठे भी हैं व्यास जी, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि बृहस्पति भी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं, उन्होंने बताया बृहस्पति इतना बड़ा है कि उसमें 11 पृथ्वी समा जाए और फिर भी कुछ स्पेस बच जाता है। यानी कि धरती बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे लिए धरती बहुत बड़ी हो जाती है, इस बात को समझिए। और सूरज, इसके अलावा अब जो मैं कहना चाहता हूं, अब ध्यान करिएगा, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं, ज्यादा कहानी नहीं करता हूं। दोस्तों, जब पृथ्वी 1620 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है तो इसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना, एक एनर्जी बन रही होगी, क्योंकि आप अगर 100-200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलते हैं ना, तो गाड़ी पे हवाएं किस तरीके से थपेड़े मारती हैं, और चारों तरफ आसपास कोई सामान पड़ा होता है, हिल जाता है। उसको भी छोड़िए, ट्रेन अगर 100-150 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है तो सब कुछ हिल जाता है। कोई ट्रक हैवी लोड लेके आपके पास से अगर 80-100 किलोमीटर की स्पीड पे चलता हुआ दिख जाए, तो भाई साहब, गाड़ी, आप अपनी गाड़ी साथ में लेके चल रहे ना, उसको भी झोंका लग जाता है। देखा होगा ना आपने, गाड़ी एकदम, मतलब इंसान शॉक्ड हो जाता है, पास से कुछ निकला है पता चल जाता है। अब दोस्तों, जो पृथ्वी 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो दौड़ रही है, ये कितनी बड़ी एनर्जी का इस्तेमाल, मतलब एनर्जी बना रही होगी, और फिर एनर्जी का इस्तेमाल भी कर रही होगी, क्योंकि कोई भी चीज जब चलती है ना तो एनर्जी, इस बात को समझिए। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी बात, हम लोग 70-80 साल जीते हैं, कुछ बिल्डिंग 100 साल, 200 साल, कुछ बिल्डिंग आज 1000 साल से भी खड़ी हुई है ना। उनमें जब नया मटेरियल लगाते हैं तो उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, मैं दोनों बातें साथ लेके चलता हूं, तो वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में जर्जर हो जाता है, वैसे ही बिल्डिंगें धीरे धीरे जर्जर हो जाती हैं। तो जो एनर्जी है, जब तक उस एनर्जी जो 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है ना पृथ्वी, जब तक आप ज्यादा ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, उस एनर्जी को अच्छे से झेलते हैं, तो आप जवानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन धीरे 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 आपकी एनर्जी कम हो जाती है, और वो 1620 किलोमीटर वाली जो एनर्जी है ना धरती की, वो साहब बहादुर हम सभी को बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, ऐसे समझ लीजिए। एक कल्पना है मेरी, उदाहरण है मेरा। ऐसे ही बिल्डिंगों को जर्जर धीरे 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 कुछ सालों में, अच्छा उनमें मटेरियल अच्छा लगा है तो वो ज्यादा दिन में होंगे, कम लगा है, अब उसको छोड़िए। पुराने समय के हमारे बिना लोहे और बिना सीमेंट के इस्तेमाल किए हुए पत्थरों के खांचे बना के, है ना, एक दूसरे में फिट करके, अभी जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उसमें भी सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुतुब मीनार मेरे नजदीक है, मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, मेरे घर से कुतुब मीनार मुश्किल से हम 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में अगर ट्रैफिक ना हो। मैंने कुतुब मीनार में जाके देखा, वहां पे हिंदू और जैन मंदिरों के जो स्ट्रक्चर पुराने खड़े हुए हैं ना, वो खांचे के साथ सेट हैं और आज भी खड़े हुए हैं, और वो बहुत पुराने हैं। कुतुब मीनार भी पुरानी है, लेकिन कुतुब मीनार में छेड़छाड़ बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक या बाद में भी हुई है, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये एक एनर्जी होती है। अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आ जाता हूं, इसको समझिएगा कि दोस्तों, जो भी हमारे ज्योतिषाचार्य होते हैं, फेस रीडर होते हैं, वास्तु शास्त्री होते हैं, है ना, जो भी हमारे ज्योतिषाचार होते हैं, वास्तु शास्त्री होते हैं, फेस रीडर होते हैं, रेकी हीलिंग करने वाले होते हैं, ये सभी एनर्जी से खेलते हैं। वो कैसे खेलते हैं, है ना, ये सभी के सभी लोग एनर्जी से खेलते हैं, तो खेलते हैं, और ये मैं साबित कर दूंगा। लेकिन वास्तु वालों को पता है कि हम एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, रेकी वालों को मालूम है कि हम एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं।
ये एनर्जी ज्यादा है, इसको कम कर दीजिए, ये कम है, इसको बढ़ा दीजिए। लेकिन हमारे ज्योतिषी भाइयों को मालूम ही नहीं है कि हम एनर्जी से कैसे खेल रहे हैं। इस बात को समझिए। अब दोस्तों मैं ये साबित करता हूं कैसे खेल रहे हैं। पहले मैं एक ये साबित कर दूं कि सूरज, बृहस्पति, मंगल और चंद्र, इन ग्रहों पे आप खोजबीन करिए, है ना। तो बृहस्पति के अंदर जो मुझे जानकारी मिली है, मैं वो देख के बता देता हूं। मंगल का जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इस बात को समझिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको साबित कर देता हूं बनती कैसे है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, हमारे शरीर में जो भी तत्व हैं जो काम करते हैं, जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा गर्मी है हमारे जिस्म की, वो उसको परिवर्तित करती है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं दोस्तों। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। बृहस्पति में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है और हीलियम बहुत कम गैस है ना। इस बात को समझिए। चंद्रमा में जो गैस है वो अलग है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी बात बता देता हूं कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस है सूरज में, लेकिन हीलियम में तो आग लगती ही नहीं है ना। दूसरी बात पे आइए, अग्नि बिना ऑक्सीजन के भी नहीं जलती है, ये तो हमारे सामने प्रैक्टिकल है ना। ऑक्सीजन नहीं होगी, आग बुझ जाएगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है ना, जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र हैं, या पानी का इस्तेमाल होता है ना। अब दोस्तों, बृहस्पति में हाइड्रोजन की मात्रा है 92% करीब, और हीलियम की मात्रा है 10-12% के करीब। अब दोस्तों एक और बात कहता हूं, बृहस्पति सभी को मिलके चलने वाला ग्रह है, सभी को जोड़ के चलने वाला ग्रह है ना, परिवार में बड़प्पन निभाता है ना। हीलियम गैस का इस्तेमाल धातुओं को जोड़ने में भी होता है। हीलियम का इस्तेमाल जो कृत्रिम ऑक्सीजन हॉस्पिटल में हमें मिलती है ना, या कहीं इंडस्ट्री में, उसमें भी होता है। यानी कि बृहस्पति के पास कौन सी एनर्जी है। अब मैं दूसरी बात कह देता हूं, हमने बृहस्पति नाम तो दे दिया है, इस बात को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। लेकिन वो तो मित्रों एक गैस का गोला है ना, उसे बृहस्पति नाम क्यों दिया। और पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में लिखा बृहस्पति, है ना, बृहस्पति लिखा, गुरु ग्रह के बृहस्पति ग्रह के लिए बृहस्पति लिखा, और उसका देवता ब्रह्मा, पालन करता। आप इसको कोरिलेट करिए, ब्रह्मा सृष्टि का पालन करता, है ना। तो बृहस्पति के जो गुण हैं, बृहस्पति की जो ऊर्जा है, जो बृहस्पति की एनर्जी है, वो हमारा पालन कैसे कर रही है, प्राण वायु। इस बात को समझिए। अब इसी में आते हैं, जो गैस किस पे ज्यादा है, बृहस्पति पे, वो ही गैस सूरज पे ज्यादा है, यानी कि सेम है। इस बात को समझिए। यानी कि इन दोनों के आचार विचार व्यवहार, दोनों ग्रहों के, सूरज भी गैस का ही गोला है जो जल रहा है, और बृहस्पति भी गैस का गोला है ना। लेकिन बृहस्पति जलता नहीं है और सूरज जलता है। भैया म्यूट कर लीजिए, किसके बच्चों की आवाज आ रही है, ये किसके बच्चों की आवाज आ रही है, म्यूट करिए। आप यहाँ एक सेमिनार, एक सेशन में बैठे हैं भैया, बच्चों से बात करनी है तो थोड़ी देर बात कर लीजिए, है। देखिए एक समानता है। अब मैं इसी को खोज करते करते पहुंचा
मंगल पे भी, तो मंगल में 95% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब ब्रह्मा ब्रह्मा जी हमारी सबकी देखभाल करते हैं। बृहस्पति पिता या दादा जो हमारे घर में होते हैं, वो भी अपने पूरे परिवार कुनबे की देखभाल, खानदान की देखभाल करते हैं। गुण देखिए आप, इसलिए ब्रह्मा का नाम दे दिया। यानी कि ब्रह्मा जैसी एनर्जी, यानी कि जो हमने त्रिदेवों की क्वालिटी जो देखी है ना, उनमें से ब्रह्मदेव की क्वालिटी उस ग्रह में है जिसे हम बृहस्पति नाम दे चुके हैं। अगर इसका नाम बृहस्पति नहीं होता तो कुछ और होता। ये नाम हमारे ही ऋषि मुनियों और हमारे बुजुर्गों के द्वारा दिया गया है। अंग्रेजों ने बृहस्पति को जुपिटर दे दिया, क्योंकि उसका पीला कलर थोड़ा सा मिलता हुआ होता है, बृहस्पति का पीला रंग दे दिया। बृहस्पति की धातु है पीली दे दी, केसर, हल्दी, सोना, पीतल। यानी कि वो वस्तुएं जो बृहस्पति के कलर से मैच करती थी, वो बृहस्पति के खाते में डाल दी। बृहस्पति क्योंकि ब्रह्मा जैसा, यानी कि लोगों की देखभाल करने वाले हालत का ग्रह था, तो उसे बृहस्पति का देवता ब्रह्मा जी बना के लिख दिया, है ना। अब सूरज के साथ बृहस्पति की मित्रता क्यों है? क्योंकि इन दोनों का स्वभाव एक है। बृहस्पति के ऊपर भी बहुत बड़ी गर्मी है, मैं आपको बता देता हूं। 3800 फ़ारेनहाइट कुछ गर्मी है बृहस्पति के ऊपर, और बृहस्पति के अंदर, मतलब जो गैस है चारों तरफ उसके जो बले घूमते हैं, ऊपर की जो हीट है वो 3800 फ़ारेनहाइट कुछ है, और जो अंदर का भाग है वो हद से ज्यादा ठंडा है। अब वो बाहर का भाग गर्म क्यों है, ये एक चर्चा का विषय। लेकिन दोस्तों अब दूसरी बात करिए, सूरज भी ऊपर से गर्म है और बृहस्पति भी ऊपर से गर्म है। देखिए समानता, सूरज और बृहस्पति मित्र हैं, है ना। इनको एक देवताओं के टोले में, शुभ ग्रहों के टोले में डाल दिया गया। अब इसी पे हम आगे बात करते हैं। फिर मंगल इनका मित्र क्यों है? सोचिए, मंगल भी बृहस्पति का मित्र कहा गया है। तो मंगल बृहस्पति की ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इस्तेमाल करता है। यानी कि जो बृहस्पति के माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, मंगल उस एनर्जी को अच्छा पार्ट यूज करके, इस्तेमाल करके हमारी बॉडी को देता है, और फिर उससे पचा देता है हमारे भोजन को, हमारी सांसों में, फेफड़ों में प्रेशर दिलवाता है, हमारे खून में ऑक्सीजन को घुलवाता है ना। और फिर जो हमारे बॉडी के अंदर और भी दूसरे बहुत सारे 9 ग्रह तो हैं ही, है ना। उनमें से बृहस्पति को निकाल दीजिए, एक पृथ्वी है उसको प्लस कर लीजिए, अब कितने हो गए? फिर 9 के 9 हो गए। जब सभी की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है ना, हमें कोई नुकसान ना हो जाए, हमें किसी तरीके का कोई दोष ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, तो मंगल देव उसका इस्तेमाल। अब यहां पे पॉइंट जोड़ने की कोशिश करिए, मैं बता दूं। मंगल हमारी बाजुओं की ताकत कहा गया है, मंगल हमारा लीवर कहा गया है, मंगल हमारा खून कहा गया है, और मंगल पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें जरूरी है ना। अब एक और पॉइंट को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अग्नि बुझाने के यंत्रों में, यानी कि अगर किसी का सूरज मंदा हो, ऐसे समझ लिए, तो मंगल उसे सपोर्ट देता है। अग्नि तो सूरज है ना। मंगल की गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? कहीं आग लग गई है, उसको बुझाने के यंत्रों में भी इस्तेमाल होने लगी है। और हीलियम गैस ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल होने लगी है कृत्रिम रूप से धरती पे। धीरे धीरे ये खोज हो रही है, पहले से नहीं है। वैज्ञानिक जो भी खोज सारी कर रहे हैं, वो सारी खोजें हमारे प्राचीन जो विज्ञान हमारा है, ज्योतिष, वास्तु वगैरह, इनसे मैच करती हैं, हमारी पूजा पद्धति वगैरह से भी, क्योंकि उनका मुकाबला
कभी भी किसी इस्लामी वगैरह किसी से नहीं होता। उनका मुकाबला हमेशा वेदों से होता है, हिंदू सनातन की पुरानी पुस्तकों से ही होता है, विज्ञान का मुकाबला होता है और कहीं नहीं होता। अब दोस्तों दूसरी बात पे आता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें कोरिलेट करके दी हैं आपको। चंद्रमा पे पानी बहुत ज्यादा है, चंद्रमा ग्रह पे पानी बहुत ज्यादा है, इस बात को समझिए। ऑक्सीजन की मात्रा पानी में काफी अच्छी परसेंटेज पे होती है, आप लोगों को पता ही होगा। ये मित्रता हो गई। बृहस्पति, मंगल, चंद्र, सूरज अपने गुण धर्म अनुसार एक दूसरे को मदद करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी इस पे और भी रिसर्च होंगी, आप भी लोग करेंगे, मैं भी करूंगा, इस बात को समझिए। तो ये एक नेक ग्रहों का टोला हो गया है। ऐसे ही जो शनिचर, राहु, केतु हैं, उनकी एनर्जी है, उस पे जो होगा वो हम बाद में करेंगे। अब दोस्तों इसी टॉपिक पे किस तरीके से ऊर्जा विज्ञान काम करता है, मैं वो बात बता देता हूं। बृहस्पति धरती पे जैसे सोने को दिया, पीतल को दिया, वैसे ही पीपल के पेड़ को भी बोला गया। पीपल के पेड़ में भी बृहस्पति यानी कि ब्रह्मा जी वाले गुण है। कहा जाता है ना पीपल के पेड़ के नीचे मत सोइए, क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है ना? और मंगल है, वो किसी की बॉडी में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उस बॉडी को ताकत देके, यानी कि जिस प्रकार से हम जो खाना खाते हैं उसका जो पाचन होता है, तो एनर्जी हमारी बॉडी में चली जाती है और फिर बाद में उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देता है, जैसे हम खाने पीने के बाद मल विसर्जन कर देते हैं या मूत्र विसर्जन कर देते हैं। मंगल बृहस्पति की एनर्जी को इस्तेमाल करवाने में हमारा सहयोगी है। मंगल को, दूसरी बात मैंने एक कही है, उसको भी कह देता हूं दोबारा और थोड़ा विस्तार से। जिस प्रकार ये सारे ग्रह मित्र हैं एक दूसरे के हमारे जीवन, मंगल को, क्योंकि मंगल हमारे शरीर में बाहर की एनर्जी को पाचन कराने में, लीवर बोला गया है, बात समझिए, खून भी बोला गया है। खून को एनर्जी, हमारे बॉडी में खून ना हो तो क्या होगा, इस बात को समझिए। तो दोस्तों होता क्या है, मंगल को ताकतवर है, सूरज का सेनापति भी है। अगर सूरज को राजा माने तो लाल किताब में सूरज को राजा बोला ही गया है, और भी वैदिक ज्योतिष में बोला गया है। सूरज को सेनापति इसलिए बोला गया, वो माफ करना, मंगल को सेनापति इसलिए बोला गया कि मंगल इनकी हेल्प करता है, हमारी बाजुओं की ताकत, हमारे भाइयों का प्रेम, हमारे भाइयों की ताकत, हमारे भाइयों का होना, ऐसे समझिए। ये सारी ऊर्जाएं इस तरीके से मैच करती हैं। इन ऊर्जाओं पे अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और मैं भी एक दो क्लास में नहीं दे पाऊंगा। मैंने बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च पेपर तैयार किए हैं, मैं अभी सिर्फ 5-6 पेपर लेके बैठा हूं, अभी तो 2 ही पेपर बोल पाया हूं। तो अब इसमें जब हम आगे चलेंगे, मैंने बोला कि चंद्रमा, चंद्रमा पे पानी ज्यादा है ना? पानी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इनके फार्मूले जो आज वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, कोई भाई यहाँ बोल सकता है क्या? मुझे ध्यान नहीं है, शायद HO2। क्या डॉक्टर साहब मैं आपसे बात कर सकता हूं? H2O। H2O। जी जी, 2 H2O से क्या हाइड्रोजन बना का था? एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, 2 जी। हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, तो जी H2O यानी वाटर। तो सर इसमें बृहस्पति और चंद्र मिल गई है? जी मिल गई है ना? हाँ, ये बात इसलिए साबित सारी होती है। बनाना। सर आप MBBS डॉक्टर हैं, मैं इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा ये, क्योंकि नहीं, मैं सही सही हो आर्ट आप। से पढ़ा हुआ हूं और सिर्फ BA तक। आप सही मैंने हो। 10वीं क्लास तक ही सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़ी है, और वो मैं सर 10th क्लास में 33% नंबर से पास था। नहीं, लेकिन आप सही डायरेक्शन में। अच्छा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब दोस्तों इन एनर्जी पे अभी और काम होने की जरूरत है, कारण मैं बता देता हूं। अब बृहस्पति चंद्र दोनों की एनर्जी
मिल रही है, इसलिए इनमें मित्रता है। लेकिन शनि की मित्रता चंद्र से क्यों नहीं है, इसको समझिए। चंद्र की मित्रता केतु से क्यों नहीं है, चंद्र की मित्रता राहु से नहीं है, राहु की मित्रता सूर्य से क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर, उनके यहां जो वातावरण है, उस वातावरण में समानता नहीं है। जिन ग्रहों के वातावरण में समानता है वो मित्रों का टोला है, और जिन ग्रहों में समानता नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत ताकते हैं, यानी कि उनमें लड़ाई झगड़े हैं। अब दूसरी बात पे ध्यान करिए, पूरी ब्रह्मांड को, पूरे अंतरिक्ष को 360 डिग्री में हमारे बुजुर्गों ने बांट दिया। आज भी आधुनिक वैज्ञानिक उससे बाहर नहीं गए, 360 से वो 361 डिग्री नहीं बना पाए। ये भी हमारे ही बुजुर्गों ने, है ना। उस 360 के हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने, भारतीय सनातन के वैज्ञानिकों ने 30-30 डिग्री के 12 हिस्से बना दिए, यानी कि उनको 12 राशि का, मेष, वृष, मिथुन, तुला, है ना, मीन, नाम दे दिए। यानी कि 360 डिग्री में जो एनर्जी है, उस एनर्जी के भी पार्ट है 12। वो 360 डिग्री है ना जो, उसमें भी 12 अलग 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 एनर्जी के अलग अलग कोष्टक हैं, वो एनर्जी अलग अलग है। कहीं पे मेष से संबंधित एनर्जी है, कहीं पे वृष, है ना, इनको मेष का मेढा, है ना, वृष का अपना बैल, है ना, मिथुन का स्त्री पुरुष, कर्क का केकड़ा। ये सब चिन्ह उन जीव जंतुओं से संबंधित ऊर्जादायक है, ऐसे समझ लीजिए। और उन 12 कोष्टकों में 30-30 डिग्री वालों में जो जो ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा नहीं है 360 डिग्री में, पहले तो ये समझ लीजिए। पूरे अंतरिक्ष में उनको डिवाइड कर दिया 12 हिस्सों में, 30 डिग्री एक हिस्से का आ गया, उस 30 हिस्से में 12 राशियों में अलग अलग नाम दे दिए गए कि इसमें मेष की ताकत है, इसमें वृष की ताकत है, इसमें मिथुन की ताकत है, इसमें कर्क की ताकत है, इसमें सिंह की ताकत है। इस बात को समझिए, सिंह की ताकत सूरज को दी। पॉइंट समझिए, सूरज क्या है, सूरज के, हम 2 मिनट सूरज के आगे आंखें नहीं मिला सकते हैं जब सूरज पूरे जलवे पे होता है। क्या आप सिंह से आंखें मिला पाएंगे? बात खत्म। आप सोचिए, मुझे मैटर मत बोलिए, मैं ऐसे ही सोचता हूं। अब इसको आगे लीजिए, मेष राशि में जो एनर्जी है ना, यानी उस 30 डिग्री में, वो मंगल से संबंधित है। मंगल सेनापति है, और सेनापति राजा का हमेशा भक्त होता है, राजा को सुरक्षित रखता है, खुद लड़ता मरता है। यानी कि सूरज खाना नंबर 1 में ऊंच के हो गए। दीजिए विस्तार। आप अपने प्राचीन इतिहास, प्राचीन ज्ञान विज्ञान को सिर्फ धर्म, सिर्फ ग्रह गोचर से मत पकड़िए, इसमें बहुत बड़े लेवल के साइंटिफिक नियम जुड़े हुए हैं, ऐसे समझिए। अब मेरे कुछ भाई कहेंगे कि आपने मंगल का उदाहरण दे दिया कि खाना नंबर 1 में जो ताकत है वो मंगल से संबंधित है, यानी कि वो मंगल का घर है। यानी कि उस 30 डिग्री में जो एक महल या किला बना हुआ है, उसकी मलकियत मंगल की है, यानी कि राजा के सेनापति की। सेनापति से ज्यादा सुरक्षित राजा कहीं होगा? नहीं होगा। अब दूसरी बात पे, ये मैंने एक पॉजिटिव बात बोली है, मैं इसी बात पे एक और दूसरी बात बोल देता हूं। चंद्रमा के खाना नंबर 4 में, कर्क राशि में, अब यहां पे ध्यान करिए, इसका चिन्ह क्या दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने? केकड़ा। ऐसे ही है सर? हाथ हिला दीजिए। हाँ। केकड़ा कौन सा जीव है? जलीय जीव। केकड़ा जलीय जीव है ना।
कर्क राशि को उन्होंने जलीय राशि भी बोल दिया। लेकिन मंगल वहां नीच का क्यों हो गया? मैंने एक जगह मंगल से ही संबंधित अभी ऊपर बोला कि मंगल के पास, मंगल के घर में, यानी यूं समझ लो राज सिंहासन पे बराबर में तलवार लेके सेनापति खड़ा है, राजा के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। सेनापति इसलिए नाम दिया गया, बाजुओं की ताकत। फिर अब उस सेनापति यानी कि ताकत का पर्याय है, उस ताकत को आप बाजुओं की ताकत, भाइयों की ताकत, अपने दोस्तों की ताकत भी बना सकते हैं। फिर लाल किताब में एक सूत्र आया कि मंगल बद या मंगल नेक। अब यहां ध्यान करिए, मंगल और बुध की मित्रता नहीं है, लेकिन सूरज और बुध की मित्रता है। जब मंगल देखता है कि मेरा मालिक, मेरा राजा सूरज अपने खास मित्र बुध के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल नेक असर का हो जाता है, मंगल टेंशन फ्री हो जाता है। फिर मंगल बद क्यों होगा? उसे मालूम है कि मेरा काम राजा की सुरक्षा करना है। मंगल को मालूम है कि मेरा काम राजा की सुरक्षा करना है, राजा के ऊपर कोई इल्जाम ना लग जाए, कोई लांछन ना लग जाए, राजा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, राजा को कोई हानि ना पहुंचा दे। इसी के लिए तो अलर्ट था ना मंगल। लेकिन जब मंगल देखता है कि सूरज यानी कि मेरा राजा अपने यार बुध के साथ बैठा हुआ है, मंगल नेक हो जाता है, फ्री माइंड हो जाता है, उसको टेंशन नहीं होती कि राजा को कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी या राजा मार दिया जाएगा। समझिए लॉजिक। लेकिन अगर सूरज शनिचर अपनी ही औलाद के साथ बैठा हो, आप लोगों को मालूम होगा कि शनिचर की दृष्टि में दिक्कत है ना, पाप है ना, बुराई है ना, गर्मी है ना, भस्म कर देती है। सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारी प्राचीन किताबें हैं यही कहती हैं। तो जब सूरज और शनिचर मिल जाते हैं तो सेनापति क्या करे? एक राजा अपनी औलाद के साथ बैठा है और वो औलाद अपने बाप के लिए निकम्मी है, नाकारा है, बर्बादी कारक है। बाप अपनी उस औलाद से कभी खुशी नहीं रहता। भाई सिंपल सा लॉजिक है, मेरी संतान अगर मेरी जैसी है तो मैं खुश होऊंगा, अगर मेरे से गई गुजरी है तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तो सूरज क्या है? उजाला। शनि बिल्कुल विपरीत है, अंधेरा। सूरज 7 घोड़ों के रथ पे जो घूमने वाला है ना, उसका बेटा क्या है? लंगड़ा। सूरज लाल सुरख दमकता हुआ, चमकता हुआ, आप उससे आंखें नहीं मिला सकते। और शनिचर क्या है? काला। सूरज 7 घोड़ों के रथ पे सवार है, शनिचर किस पे सवार है? कहीं कौए पे, कहीं भैंसे पे। सूरज डिस्टर्ब हो गया, शनिचर के साथ बैठा, मंगल टेंशन में आ गया। अब मंगल क्या है? मंगलवत को क्या बोलते हैं? झगड़ालू, लड़ाकू, ऐसे ही है। जरा जरा सी बात पे किलस जाने वाला, अपने अंदर हमेशा एक जलन, एक ईर्षा रखने वाला। मंगल की जो ड्यूटी थी कि मैं राजा को संभालूं, वो राजा को संभाल नहीं पाता, दिक्कत में खुद आ जाता है, खुद टेंशन में आ जाता है, खुद परेशानी में आ जाता है कि अब मैं किसको मारूं। अरे राजा की औलादी तो है, चाहे वो कैसी भी है। शनिचर राजा की औलादी तो है ना। इस कारण से मंगल बद और मंगल नेक की थ्योरी लाल किताब में लिखी गई है, ये मेरा अनुभव कहता है। अब पंडित जी तो है नहीं, होते तो मैं जरूर पूछता। ऐसे समझिए। इसी में अगर हम अब आगे चलेंगे, अभी थोड़े से लाल किताब के सूत्रों पे बात करते हैं और उनको वास्तु के साथ भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी, इसी एनर्जी फील्ड पे हम बात करेंगे।
जैसे मैंने अभी 12 राशियों को है, जो 12 राशियां हैं वो 360 डिग्री में 30 डिग्री काट के अलग अलग कर दी गई, यानी कि 12 हिस्से, यानी कि 12 कोष्टक बना दिए। जन्म कुंडली में हम भी वही 12 कोष्टक बनाते हैं इस प्रकार से, यानी कि वो अलग अलग एनर्जी है ना। अब वो अलग अलग एनर्जी है, तो खाना नंबर 1 में राजा वाली एनर्जी आ गई है ना, खाना नंबर 7 में जीवन साथी वाली एनर्जी, खाना नंबर 8 में मौत से संबंधित एनर्जी, फिर 8 का संबंध तीसरे से 8वें का 8वां, तो ये बहुत सारे नियम, बहुत विस्तार चला जाएगा है ना। 5 में संतान से संबंधित सुख देने वाली एनर्जी है ना। इस प्रकार से ये एनर्जी बटी है, इसी प्रकार से सभी ग्रहों की एनर्जी बटी हुई है। अब इसी एनर्जी पे एक और, आज की ये सारी क्लास में एनर्जी पे ही ठोक देता हूं, आगे फिर करेंगे 1-2 दिन में, सुकेश जी को जैसे टाइम होगा उस प्रकार से मैनेज कर लेंगे, आज आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रहों की बात कम करेंगे, एनर्जी की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक आपके ऊपर 9 ग्रहों की एनर्जी आती है? आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं, ये पृथ्वी पे तो आप एक मामूली सी कीड़ी के बराबर भी नहीं है ना, तो इस पृथ्वी पे सभी 9 ग्रहों की कितनी एनर्जी आती होगी, इस बात को समझिए। तो पृथ्वी में भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे पॉइंट बनते होंगे और पैदा होते होंगे, क्योंकि ऊपर से जो सभी ग्रह हैं जो देख रहे हैं, जो ऊपर से सभी ग्रह हैं है ना, ऊपर से जो सभी ग्रह हैं जिनकी एनर्जी हमारी धरती माता पे आ रही है, इस बात को समझिएगा मित्रों। हमारे पास तो बहुत कम एनर्जी आएगी, पृथ्वी को तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिल रही होगी, क्योंकि पृथ्वी हमसे लाखों करोड़ों 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 गुना बड़ी है। अब उसको बात को छोड़िए, पृथ्वी तो एक ग्रह ही है ना, हम कभी पृथ्वी को काउंट क्यों नहीं करते हैं, इस लॉजिक को मैं आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों होता क्या है कि हम सभी पृथ्वी के उतने ही नजदीक हैं, सभी के सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पतियां कि पृथ्वी के साथ जुड़े हुए ही हैं। हम सभी पे पृथ्वी की बराबर मात्रा में एनर्जी का फ्लो होगा, किसी के ऊपर कम या किसी के ऊपर ज्यादा नहीं होगा। जबकि पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन यही पृथ्वी जब दूर होती, यानी कि हम मान लीजिए इंसानी सभ्यता बृहस्पति के ऊपर रह रही होती, तो हम बृहस्पति को काउंट ना करते, पृथ्वी को काउंट कर लेते, इस प्रकार से समझिए। अब क्योंकि पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, ये धरती माता की समान मात्रा में हमारे ऊपर एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसलिए धरती के विषय में, जी भैया कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? जी, पृथ्वी भी बहुत बड़ी ऊर्जा है। अरे भैया सूरज से 109 गुना छोटी है ना, और बृहस्पति से लगभग 11 गुना छोटी ही तो है, लेकिन हमारे मुकाबले तो बहुत बड़ी है। तो पृथ्वी का अपना एनर्जी फील्ड है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं दोस्तों, राहु केतु क्या है, इनके पास कोई फिजिक नहीं है, ये देख नहीं सकते, इनको पकड़ नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते, है ना, इनको देख नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते। हाँ, इनकी कल्पना कर सकते हैं या फिर इनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, राहु और केतु। दोस्तों ये पृथ्वी के आसपास ही 2 बिंदु हैं जिनका असर पृथ्वी पर ज्यादा है। अब यहां इसी लॉजिक को दूसरे तरीके से समझिए, राहु के पास मलकियत तो 12वें घर की है ना, लेकिन वो 12वें घर में नीच है, छठे में ऊंच है। किसी और ग्रह के साथ तो ये घटना नहीं है, ये घटना दुर्घटना राहु के साथ ही है और केतु के साथ है। केतु छठे घर का मालिक है, लेकिन वहां नीच है और 12वें घर में ऊंच हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है?
इस कारण में इस चीज का राज छुपा हुआ मिलेगा आपको कि कहां मिलेगा। दोस्तों ये बताइए, हमारी पृथ्वी 1620 किलोमीटर के लगभग प्रति घंटा रफ्तार से जो दौड़ रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है, और 365 दिन लगभग 6 घंटे में ये अपनी परिक्रमा का पूरा पथ पूरा कर लेती है ना। लेकिन हम खड़े हुए चलते हैं, हमें झोंके नहीं लगते। हम 10 मंजिल की, 20 मंजिल, 50 मंजिल की बिल्डिंग बना देते हैं, वो नहीं गिरती। आप 200 की स्पीड पे गाड़ी पे एक बार ब्रेक मार के देखिए ना, परखच्चे उड़ जाते हैं, हमारे जिस्म के, शरीर टूट जाता है ना? इसलिए गाड़ियों में वो गुब्बारे लगा दिए गए हैं कि किसी की मौत ना हो जाए, ज्यादा स्पीड से टकराने से एकदम ब्रेक लगेगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ग्रेविटी। आपको क्या लगता है ये ग्रेविटी क्या है? दोस्तों ये ग्रेविटी ही राहु से संबंधित है। हम राहु केतु की कभी अच्छाई की बात ही नहीं करते यार। हम इतने सारे हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, बल्कि उसको कह देते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी, है ना। हकीकत में ये राहु केतु से संबंधित है। अब दूसरी बात पे आइए, संबंधित कैसे है मैं बता देता हूं। अगर आप लाल किताब को पंडित रूपचंद जोशी द्वारा लिखित असली किताबों की बात करूंगा, दुनिया भर के पब्लिशर आ गए हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जो मन में आ रहा है वो लिखता जा रहा है। हमारे वैदिक जो पुस्तकें हैं वैदिक ज्ञान से संबंधित, या वो वास्तु पे हो, उनमें बहुत ज्यादा मिलावट, अलग अलग लोगों ने अपनी टीका टिप्पणी कर दी है। आज के समय में 10 तरह की रामायण आती है, 20 तरह की गीता आ रही है। जो जिसने समझा वो उस रूप में लिख दिया और पब्लिश कर दी, पैसे कमाने शुरू कर दिए। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आप ये देखिए, जलजले कब आते हैं, भूकंप कब आते हैं, जमीन के अंदर जो भी कुछ होता है ना, जमीन के अंदर जब भी कोई हलचल होती है, उस विषय पे पंडित जी ने राहु और केतु का जिक्र किया है। यार पंडित जी पांच पांच इतनी बड़ी स्तर की किताबें पामिश्री से लेके लिख के चले गए। तो उन्होंने सब घरों के लिए अच्छा लिख दिया। हमारे जीवन में जो उन्होंने फलादेश लिखा है वो घटनाएं भी होती हैं, है ना। उस तरीके की घटनाएं हम देखते भी हैं, और उनके द्वारा बताए गए उपाय भी अब हमें कामयाब कर देते हैं, हमें फायदा पहुंचाते हैं। ये बात तो हम सब मानते हैं ना। तो पंडित जी ने राहु केतु से संबंधित धरती के अंदर होने वाले जलजले, भूकंप आदि के विषय में इशारा दे दिया है ना। तो अब ये कब होते हैं? ये पृथ्वी की जो मैग्नेटिक पावर है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है ना, उसको आज के समय वैज्ञानिक कह देते हैं ये टेक्टिक, कुछ ऐसे नाम दिया हुआ है, प्लेट वगैरह, ये हिल गई, वो हिल गई। लेकिन पंडित जी ने यहाँ पे खुले इशारे दिए हैं कि ये किस कारण विशेष से है, इसको समझिए, इसका कारण क्या है। अब दोस्तों इसी में एक और बात बोलता हूं। पृथ्वी जो घूम रही है, कितनी ऊर्जा है ना, और बाकी ग्रह भी घूम रहे हैं, क्योंकि सूरज बीच में राजा बाबू बन के बैठा हुआ है ना। बाकी 9 ग्रह जिनको हम मानते हैं अपनी मान्यताओं, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, बाकी 3 और ग्रह नेपच्यून, वरुण और भी नाम दिए गए हैं। वो विदेशियों ने, उन्होंने बहुत दूर के ग्रह देखे हैं, लेकिन हमारा वैदिक सिद्धांत, हमारे ज्योतिष सिद्धांत उसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, उनका असर हम अपने ऊपर नहीं मानते हैं एक तरीके से। अब दूसरी बात आती है कि सारे ग्रह घूम रहे हैं, यानी कि जब भी कोई चीज चलती है तो ऊर्जा का निर्माण भी होता है और ऊर्जा की खपत भी होती है, यानी कि ऊर्जा जलती भी है और ऊर्जा बनती भी है। तो हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि 9 ग्रह जो घूम रहे हैं उनमें सूरज तो अपने एक जगह हो गया, हम सूरज को छोड़ देते हैं। सूरज वैसे ही इतनी ऊर्जा लेके बैठा हुआ है, समस्त दुनिया को प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है। बाकी जो 8 ग्रह बचते हैं उनमें राहु और केतु की जो फील्ड है, जो एनर्जी है, वो पृथ्वी के साथ साथ, क्योंकि पृथ्वी घूमती है 1.5 साल में, आप लोगों को पता होगा
18 महीने में राहु केतु भी परिवर्तन हो जाते हैं अपने राशि के हिसाब से, बस वो उल्टे चलते हैं, इतना ही तो फर्क है ना। ऐसे अब ये देखिए, ये ग्रह जो अपने अंदर ऊर्जा लेके बैठे हुए हैं, वो ऊर्जा इंसान तक कैसे आती है? सूरज के माध्यम से। सूरज सभी ग्रहों की एनर्जी को अपनी रोशनी यानी कि अपनी किरणों यानी कि अपनी रश्मियों के माध्यम से सभी की तरफ फेंक देता है। जैसे कि सूरज तो बीच में बैठा है, सारे ग्रह चारों तरफ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं या नाच रहे हैं, वो सारी एनर्जी गड़बड़ हो जाती है। यानी कि सूरज की एनर्जी तो सब पे जा रही है, पहले ये नोटिस में लीजिए। यानी कि वो किस एनर्जी को अच्छा करेगी, किस एनर्जी को बुरा करेगी। जैसे कि राहु जब सूरज माफ करना, जब सूरज राहु को देखता है हमारे अपने ज्योतिष के अनुसार, है ना, या फिर सूरज की दृष्टि केतु पे होती है, तो जीवन में गहराई में जमीन के अंदर हलचल लिखा है। जब सूरज राहु को देखता है तो अगला घर भी खराब, है ना। और जहां राहु की दृष्टि जा रही हो, जैसे कि एक उदाहरण है कि सूरज 2 राहु 6, सूरज खाना नंबर 2 के समय राहु 6, तो आपको पता है लाल किताब नियमावली के अनुसार सूरज की दृष्टि राहु पे आ जाएगी, और राहु 7वां घर यानी कि शुक्र का घर और 12वां घर दोनों के शुभ प्रभाव को खराब कर देगा। इस तरीके से अब इसको और आगे थोड़ा विस्तार दे देते हैं। हमारे पास जो भी रश्मियां आती हैं, हमारे ज्योतिष के आचार्य, ज्योतिषाचार्य प्राचीन समय से उन नेगेटिव ऊर्जाओं को कम करने के लिए जो सभी ग्रहों के साथ आती हैं, हवन पूजन उन ग्रहों के देवताओं की, जैसे बुध के लिए दुर्गा की, लक्ष्मी के लिए शुक्र के लिए लक्ष्मी की, मंगल के लिए हनुमान की, सूरज के लिए विष्णु की, बृहस्पति के लिए ब्रह्मा की पूजा उपासना, यानी कि उसी ग्रह को मनाने का काम हो रहा है एक प्रकार से। बस हमने नाम दे दिए हैं। अगर बृहस्पति को हम बृहस्पति नाम ना दें तो क्या बृहस्पति की ऊर्जा बदलाव हो जाएगी? नो। लेकिन हमारे पुराने प्राचीन गूढ़ वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने उनको नाम उसी प्रकार से दिए हैं, उसी प्रकार से शुभत्व जो उनका शुभ प्रभाव हमारे पास आता है, उसी प्रकार के उन्हें नाम दे दिए गए। चंद्रमा माता, चंद्रमा का नाम चंद्रमा नहीं होता तो क्या उसकी ऊर्जा में फर्क होता? नहीं होता, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसी में इस बात को समझिए कि आपके पास जो भी ऊर्जा अन्य ग्रहों की एनर्जी आती है, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि 1, 5, 9 एक दूसरे के लिए मदद होंगे, बुनियाद होंगे। 1, 8 एक दुश्मन होंगे, है ना। 5 और 10 का संबंध दुश्मनी का हो गया, है ना। छठे का 10वें का, है ना, दुश्मन जहरी, इस तरीके से लिखा गया। तो दोस्तों अब इसी को फिर उसी पॉइंट पे लेके मैं आ जाता हूं। मुझे नहीं मालूम आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद मैंने एक अच्छा टॉपिक उठाया है और आप लोग भी इस पे काम करेंगे। दोस्तों जब 1, 5 को 30 डिग्री से आप कैलकुलेट कर लीजिए, है 30 को 5 बार कर दीजिए, 150 हो गई सर, ऐसे ही होगी डॉक्टर साहब, है ना। 150 यानी कि 150 डिग्री एंगल पे जो ग्रह बैठे होंगे वो एक दूसरे 150 150 150 इस तरीके से 1, 5, 9 को मैं बता रहा हूं, ऐसे समझिए। 150 डिग्री पे बैठे हुए ग्रह एक दूसरे के लिए मददगार होंगे। अब वो 150 कैसे कर दिए? 1, 5, 5 घर, है ना। 5 से 1 9वां घर। अब 9 में की करिए, 9 में की कितनी हो गई सर? 270 9 या 27, 270। अब देखिए 270 डिग्री भी, है ना, अच्छी हो गई। अब 1 और 8 को देखिए, 180 एंड 210, है ना, 210 डिग्री हुई सर। 210 210 डिग्री वाली है ना, सॉरी 240 जी 8 या 24, ओके 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 ओके। 240 डिग्री है जो वो नुकसान दे रही है ना, वो टक्कर खा रही है। इस प्रकार से समझिए, इस प्रकार से इन सिद्धांतों पे
मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी और काम करेंगे। अब और थोड़े 15 मिनट और बोल लूं, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? जी, मैं जवाब जवाब पूछ रहा हूं आप लोगों से। बोलो जी, बोलो सर, बोलो। बजाज साहब, ठीक बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। मजा आ रहा है। हाँ, चलिए अब मैं थोड़ी बातें घुमा के फिर ज्योतिष पे ले आता हूं, क्योंकि वो हमारा एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है। हमारी तो खून में, हमारी स्किन में, हमारे बालों में ज्योतिष बसा हुआ है ना, तो ज्योतिष की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लाल किताब सूत्रों के अनुसार पता होगा कि बुध खाना नंबर में मर्द के टेबे में अच्छा नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन स्त्री के टेबे में बुरा भी तो नहीं लिखा, किसी स्त्री के टेबे में बुरा नहीं लिखा है। अगर आप बुध खाना नंबर 12 पढ़ेंगे लाल किताब, चाहे 1940 पढ़ लो, 1939 में तो पामिस्ट्री पे ज्यादा है, तो मैं उसकी बात क्यों लिखूं? 1940 पढ़ो, 41 पढ़ो, 42 पढ़ो, तरमीम शुदा, या 52 पढ़ लो, स्त्री के टेबे में बुरा नहीं बोला। अब यहां पे कुछ और बात बोल लेता हूं। आप लोगों को पता है कि उत्तर भारतीय स्त्रियां इस एनर्जी को ही, ये एनर्जी का ही पार्ट है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ग्रह के रूप में बोल रहा हूं। जो एनर्जी बुध की 12th हाउस में, यानी कि डिग्री के अनुसार देखिए 330 से शुरू हो जाती है मरकरी की, जो पुरुषों के लिए अच्छी नहीं है वो स्त्रियों के लिए अच्छी है। कैसे? मैं बता देता हूं। उत्तर भारत की, यानी कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब को उधर छोड़ दो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, मतलब मध्य प्रदेश को पूरे ले लो, मांग भरी जाती है। क्या आप लोगों को पता है कि सिंदूर में कौन सा तत्व होता है? पारा, मरकरी। किसी पुरुष के लिए पारा सर में लगाना, खाना नंबर 12, हमारी खोपड़ी, हमारा सिर, लाल किताब नियमानुसार बुध खाना नंबर 12 में नीच का भी है, लेकिन स्त्री के टेबे में बुरा नहीं लिखा पंडित जी ने। और स्त्रियां जो सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर लाल रंग, वैसे तो लाल सूरज के पास भी है और लाल मंगल के पास भी है, तो मैं सूरज को छोड़ के मंगल की बात कर लेता हूं। मैं मंगल और सूरज दोनों को कोरिलेट करूंगा इसको, चलो मैं ऐसे कर लेता हूं। खाना नंबर 12 में, यानी कि खोपड़ी में हमारे, अरे भैया कौन, किसके बच्चे रो रहे हैं? ये शैलेश जी म्यूट कर लीजिए। किसका कुत्ता भाग गया? ये क्या फालतू की बातें हैं? म्यूट करिए। जितना समय बोलने का है उतना ही समय बोलिए, फालतू टाइम में बंद करिए भैया। खाना नंबर 12 काल पुरुष कुंडली के अनुसार मीन राशि, जहां पे बुध नीच का होता है, ठीक है। लेकिन ये सारी बड़ी बुराइयां पुरुष के टेबे में है, यानी कि उस बुध की एनर्जी खाना नंबर 12 में पुरुष के लिए नेगेटिव है, लेकिन स्त्री के लिए नेगेटिव नहीं है। अब समझिए, कुदरत ने स्त्री भी बनाया, पुरुष भी बनाया, फिर तीसरा जेंडर भी बनाया है, जो कि बुध से भैया ये कौन अनम्यूट है? यार गुस्सा मत दिलाओ, मेरा मंगल बद है, म्यूट करिए। तो स्त्री पे वो बुरा असर क्यों नहीं दे रहा? अब यहां पे पॉइंट समझिएगा। हमारे उत्तर भारतीय क्षेत्र की महिलाएं, मेरी माँ, मेरी धर्मपत्नी, मेरी शादीशुदा बहन, मेरे भाइयों की पत्नियां, मेरी बुआ, मेरी दादी, नानी, सब, क्योंकि मेरा तो उत्तर भारत ही है ना, सब मांग में सिंदूर भरती हैं लाल। थोड़ी सी और बात कहूंगा, बिहार में जाइए, वहां थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, उसको शायद हम मंगल का कह सकते हैं, वो थोड़ा संतरी टाइप का होता है, शायद वो बृहस्पति का, लेकिन बृहस्पति का तो नहीं कहेंगे संतरी रंग को। अब मैं यहां पे एक बात कहूंगा, मैं उत्तर भारतीय क्षेत्र में जो सिंदूर का इस्तेमाल होता है उसको मंगल का मानूंगा,
और जो बिहार में जो कम लाल होता है उसको मान के मैं सूरज का, मतलब बिहार की हमारी बहन बेटियां महिलाएं जो हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उनके सिंदूर को हम अलग गिरह से कोरिलेट करेंगे और अपना उत्तर भारतीय ये हरियाणा दिल्ली का अलग कोरिलेट करेंगे। दोस्तों खाना नंबर 12, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा हूं, इसलिए प्लीज सभी लोग म्यूट रहिए, अनम्यूट मत रहिए। खाना नंबर 12 में बुध नीच का होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार मीन राशि खाना नंबर 12 में आती है। लाल किताब इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन महिलाओं को हमने बोला कि उत्तर भारतीय क्षेत्र की हमारी महिलाएं हैं, वो मांग भरती हैं और वो सिंदूर लगाती हैं, और सिंदूर में मरकरी यानी कि पारा होता है, जो कि बुध से संबंधित है। बुध का नाम भी मरकरी है ना। लेकिन उन महिलाओं को नुकसान क्यों नहीं देता? क्योंकि महिलाओं के लिए बुरा लिखा ही नहीं है पंडित जी ने। अब दूसरी बात पे आ जाइए, अगर हम सिंदूर का कलर लाल मान के मंगल का ले लें, यानी कि मंगल बुध मुश्तरका खाना नंबर 12 हमारी महिलाओं के मांग में भरा गया, तो आप लाल किताब जब पढ़ेंगे तो मंगल और बुध खाना नंबर 12 के लिए लाल किताब में पंडित रूपचंद जोशी ने लिखा है, दोनों का अपना अपना असर होगा। यानी कि जैसा मंगल होगा अपनी कंडीशन के अनुसार वैसा असर देगा। मैक्सिमम मंगल 12 में अच्छा ही असर देता है, और बुध का जो महिलाओं जो पुरुषों को नीच असर है वो उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, मंदा असर, क्योंकि महिलाओं के लिए बुध को 12वें घर में बुरा माना ही नहीं गया है। अब ये देखिए इस पॉइंट को आगे ले जाके कि वो बुध की एनर्जी उन महिलाओं पे नेगेटिव असर नहीं दे रही है, लेकिन पुरुषों पे नेगेटिव असर दे रही है। लेकिन अब इसी में एक और पॉइंट आगे बढ़ा दूं कि किसी स्त्री पुरुष दोनों के जोड़ों में बुध 12वें घर का हो जाए, यानी कि पति की कुंडली में भी और उसकी धर्मपत्नी की कुंडली में भी बुध 12 का हो जाए, तो बहुत मंदा असर हो जाता है। इसको सोचिए। अब इसी में मैं बात कर लेता हूं हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि अयोध्या, गोरखपुर, फैजाबाद और फिर बिहार का इलाका आ जाता है। वहां पे जो सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है उसका थोड़ा सा कलर अलग है, इस बात को समझिए। उस सिंदूर को मैं सूरज और मरकरी उसमें भी है तो बुध मान लेता हूं। सूरज और बुध, यहां का मैंने मंगल बुध माना। दोस्तों सबसे पहली बात, वहां भी महिलाएं लगा रही हैं, तो महिलाओं को तो बुध 12 नुकसान देता ही नहीं है। अब तीसरी बात, सूरज को 12वें घर में या पुरुष के टेबे पे भी सूरज बुध हो तो बुराई कम हो जाती है, यानी कि बुध सूरज पे अपना नजला नहीं डाल पाता है 12वें घर में भी बैठ के, या 8वें में भी नहीं डाल पाता है, और शनिचर पे भी नहीं डाल पाता है इसका। अब दोस्तों इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, सिर्फ 10 मिनट की और क्लास ले लेते हैं। दोस्तों सूरज की सबसे ज्यादा पूजा, सूरज की सबसे ज्यादा उपासना, क्योंकि बिहार का नाम आया है तो मैं इस बात को रख रहा हूं, सूर्य देवता की सबसे ज्यादा पूजा और सबसे ज्यादा उपासना हिंदुस्तान में कहां होती है? बिहार, और बिहार से टच का लगता हुआ बॉर्डर इलाका अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब मुझे आप ये बता दीजिए उसी इलाके से सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस क्यों आते हैं? बिहार के और बिहार से लगते हुए उत्तर प्रदेश के हमारे सनातनी भाई छठ पर्व मनाते हैं। उगते सूरज की तो हम सब पूजा करते हैं, वो डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। आप अगर गौर करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सनातनी भाई, वहां पे सूरज को जल चढ़ाना, अर्घ चढ़ाने का बहुत बड़े स्तर पे आज भी रिवाज है। वो क्षेत्र, अब सुनिए, सूरज क्या है? प्रशासनिक अधिकारी, टॉप लेवल का अधिकारी, उच्च अधिकारी। ऊर्जा कैसे काम करती है सूरज की ऊर्जा? जितना आईपीएस, मैं आपको क्लियर बताता हूं, मैं गुड़गांव में हूं, गुड़गांव गुरुग्राम नाम हो गया है, दिल्ली मेरे नजदीकी है। मैं दिल्ली के अंदर बिहार के कम से कम 100 अधिकारियों को जानता हूं जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, टॉप लेवल के पुलिस अधिकारी और टॉप लेवल के प्रशासनिक अधिकारी बिहार के दिल्ली में हैं, 100 से ज्यादा हैं।
मैं जानता हूं कम से कम 70-80 को तो बहुत अच्छी तरीके से। सूरज क्या है? राजा, राजा बनाता है। इस बात को समझ, अब ध्यान करिए, इसे ऊर्जा से जोड़ दीजिए। जब वो लोग सूरज को अर्घ देते हैं, क्या होता है उसमें? लाल फूल। अब वो लाल कभी सूरज का होगा और वो लाल कभी मंगल का भी हो सकता है, क्योंकि लाल दोनों के पास है ना। उसमें थोड़ा तांबई कलर का है, उधर लाल कलर का है। अब वो फूल क्या है? बुध। लोटे में, लोटा काय का होता है? पीतल का, बृहस्पति का, या चांदी का, चंद्रमा का, या तांबे का? तो सूरज का। उसमें क्या डालते हैं? जल। और क्या डालते हैं उसमें? रोली लाल रंग की। और क्या डालते हैं उसमें? कोई हल्का सा 2-4 बूंद दूध, कोई 2-4 दाने चीनी, कोई 2-4 दाने चावल। और इस प्रकार से सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जमीन पे लोटा रख के प्रणाम करते हैं और परिक्रमा करते हैं। वो लोग रोज सुबह उठने के बाद ये काम करते हैं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण या पानी ग्रहण करते हैं। ये वहां का चलन है। और ये चलन यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है, जो उनको अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी बड़े स्तर पे बना रही है। अब देखिए, पूरा बिहार या पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश तो नहीं बन गया ना, इस बात को समझिए, लेकिन ज्यादा वहां है ना। गुजरात में ज्यादातर व्यापारी क्यों हैं? इस पे भी टॉपिक पे आप लोग चर्चा कीजिए, है ना। हमारे हरियाणा, हमारे पंजाब और हमारे राजस्थान में फौजी ज्यादा क्यों हैं? ये सभी सूत्र ऊर्जा यानी एनर्जी से संबंधित है और सभी में गिरोह का अधिकार है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी एनर्जी कहीं कहीं वास्तु से संबंधित भी है और कहीं कहीं गिरोह से संबंधित भी है। तो दोस्तों, हजारों हजारों साल से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तो हमने आज नाम दे दिए, पहले नाम ही अलग थे। बिहार का अलग नाम था, उत्तर प्रदेश बिहार, है ना। अंग्रेजों के टाइम में अलग नाम था, मुगलों के टाइम में अलग नाम था, गुप्त काल में अलग नाम था, मौर्य काल में अलग नाम था, कनिष्क काल में अलग, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों, हजारों हजारों वर्षों से वो लोग ये कर रहे थे। सूर्य देव की एक अच्छी एनर्जी उस इलाके पे जाती है। दूसरी बात, सब क्यों नहीं बन गए IAS IPS? सब क्यों नहीं बन गए? क्योंकि सभी के जन्म सूर्य अच्छे के समय में नहीं हुए थे। कहीं कहीं सूर्य कभी मंदा भी था, नीच का भी था, सूर्य दुश्मन गिरोह से भी पिट रहा था, है ना। सूरज शनि भी हो रहे थे, कहीं सूरज बुध भी हो रहे थे, कहीं सूरज बृहस्पति भी हो रहे थे, कहीं सूरज राहु भी हो रहे थे, किसी के टेबे में सूर्य केतु भी हो रहे थे। तो दोस्तों, जिन जिनके सूरज अच्छे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को इस तरीके के लाभ मिले। दूसरी बात, और भी ग्रहों को देखा जाता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा बिहार क्षेत्र IAS और IPS हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा क्यों देता है, ऐसे समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए दोस्तों, सब अनम्यूट हो जाइए, अब बात कर लेते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है हमें। कर लीजिए, कोई बात करना चाहे तो आप।